और क्या हाल है जनाब? मैं उस कुर्सी पे जाना अच्छा आ जाए। मैं देखो उस कुर्सी पे आना चाह रहा मैं कुर्सी पे आना चाह अच्छा शाकिर सोलंकी को मैं वैसे अच्छा लगता। शाकिर सोलंकी तो चाइना जब आप तैयारी कर लें जी तो मैं हाजिर। रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आपको बड़े शॉर्ट नोटिस पे दावत दी है और अब तशरीफ़ लाए हैं। आजकल जब से अदम एतमाद की तहरीक का अमलन आगाज़ हुआ तो मुल्क में बड़ी गर्मा गर्मी है। आप भी बहुत सारी खबरें लिए फिरते हैं और आपसे इंटरेक्शन भी बहुत हो रहे हैं, सो इसलिए कुछ नई बातें कमी हैं जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन कुछ चीज़ों की ज़रा वजाहत करना मकसूद थी, इसलिए आपको ज़हमत दी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खान साहब के खिलाफ जितनी बातें जो चार्जशीट है वो तो हमारे बाकी सारे साथी आपके सामने पेश करते रहे, मैं उस पर आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन हमने इनकी हुकूमत को भरपूर तरीके से ट्राई की कि ये किसी तरीके से अपनी हुकूमत चला पाएँ। इमरान खान खुद आज हमें समझ आती है कि सख्त तनाव के आलम में मुकम्मल फेल होने की सूरत में वो हर हाल में लोगों से लड़ के अपोजिशन की जमातों को अपने खिलाफ मुत्तहिद करके एक जवाज़ तलाश कर रहे थे कि मैं लोगों के सामने एक जवाज़ पैदा कर सकूं अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। छुपेंगी नहीं, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की और उसके बाद खान साहब मुसलसल दावे करते रहे, लेकिन किसी एक दावे में जान ना आई और अपनी हर जगह पे हर मोड़ पे उनको नाकामियां उनका मुकद्दर बनती रहीं। वो बाय इलेक्शंस आए तो नाकामियां, वो सेनेट का इलेक्शन आए तो नाकामियां। सेनेट के चेयरमैन के ऊपर इलेक्शन में डाका मार के सरेआम वो जीत के खुशियां मनाते रहें तो उनको मुबारक। वो सेनेट के वोट खरीद लें या वफादारियां तब्दील करा लें तो लोग तब्दील हो जाते हैं। इनके खिलाफ लोग निकले हैं, हालांकि इनसे अपने नाराज हों तो वो उन पर इल्ज़ामात लगते हैं। तो बहुत सारे इल्ज़ामात की सूरत है आजकल जो इमरान खान साहब लगा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल जब कराची से चले तो उन्होंने बार बार खान साहब को कहा कि आपके पास एक मौका है, अगर हिम्मत है और तुम कहते हो कि मेरे पास लोगों की मेजॉरिटी है, पाकिस्तान के अवाम का साथ है, तो फिर बेहतरीन मौका है, असम्बली तोड़ो और आ जाओ मैदान में। हम भी यही चाहते हैं कि नया मैंडेट आए। लेकिन आपने बार बार कहा कि आप मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाएं, आपके पास वोट नहीं है। जब से हम अदम एतमाद लेके आए हैं तो इनके रवैये आप सारी कौम देख रही है कि अब गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कहते जा रहे हैं और कहते थे कि हमारे पास तो मेंबर बहुत हैं। अब जब इनके अपने मेंबर टूटे तो इन्होंने मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू किए। और ये याद रखिए कि पहले दिन से लेके जब से इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई है, खान साहब की तकारीर हैं, धमकियां हैं, बंदूक की नोक पे लोगों को रखा है, किसी को ड्रोन अटैक से मारना चाहते हैं, किसी के ऊपर खुद कुछ हमला करना चाहते हैं। ये अजीबोगरीब इनकी फिजा है और मैं छोड़ूंगा नहीं वाली फिजा है। खान साहब के साथियों का यही आलम है कि हम लोगों को असेंबली में नहीं जाने देंगे, स्पीकर साहब उनको वोट नहीं डालने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे। ये सारी वो बातें हैं जो एक हारे हुए शख्स की, एक हारी हुई जमात की बात है। वो अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए आगे बढ़ रहे थे और अब जब उनके अपने साथी सामने आ गए तो दो तीन बातें बड़ी अजीब सी कही जा रही हैं। एक के सिंध हाउस में कोई मंडी लग गई है, बड़े पैसे लग रहे हैं। पहली तो बड़ी अजीब सी बात है लाइटर साइड पे, यानी शहबाज शरीफ साहब को हम पीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पीएम बनेंगे। लोग उनके साथ हैं, पीपल्स पार्टी और उनकी अपनी जमात और जेयूआई और बाकी जमातें उनके साथ हैं
और जो इत्तेहादी उनके साथ जा रहे हैं वो खान साहब के अपने इत्तेहादी हैं, जो खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं। उनकी अपनी जमात के लोग, राजा रियाज साहब हुए, नूर आलम साहब हुए, ये वो हैं जो पिछले साल, 1.5-2 साल से उनसे नाराज़ हैं और उनको अपना मुस्तकबिल वहाँ नज़र नहीं आ रहा था, लिहाजा उन्होंने अपनी कोई की प्लेसमेंट देखनी थी और वो खान साहब से नाराज़ हुए। अब खान साहब का इल्ज़ाम है कि जी पैसे दिए जा रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, पैसे पीपल्स पार्टी दे रही है। हम बिल्कुल पैसों की सियासत पे यकीन नहीं करते, लेकिन तजवीज़ है कि शहबाज अपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तजवीज़ है कि वो चीफ मिनिस्टर बने और पैसे पीपल्स पार्टी दे रही है। अच्छा, इनको तो चले पैसे देने की बातें आप कर लें, तो जो जहांगीर तरीन ग्रुप आपसे नाराज़ हुआ बैठा है, उनको किसने पैसे दिए हैं? उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? वो भी तो आपको वोट नहीं देने जा रहे ना, उनको भी किसी ने पैसे दिए होंगे, वो भी हम पे डाल दें। सो गुजारिश ये है कि सिवाय इल्ज़ामात के और इनके पास कुछ नहीं। और फिर एक बड़ा सिंपल कुलिया था कि स्पीकर साहब ने ये सारा कजिया हुआ क्यों? स्पीकर साहब ने पहले दिन से ये कोशिश शुरू कर दी थी, वो तो पार्टीजन तो है ही। आपको याद होगा कि जब 8 तारीख को हमने करारदाद पेश की, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर अजलास होना था। ये 14 दिन का अजलास नहीं था, 7 दिन के अंदर अंदर अजलास होना था। 14 दिन की रिक्विजिशन अलग है। उन्होंने अजलास समन नहीं किया, उन्होंने अपने आईनी जिम्मेदारी से इन्हिराफ किया। जिस दिन हमने सेशन समन करने के लिए और अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई, आइन का आर्टिकल 95 बड़ा वाजे है और वह वजीर आजम के ऑफिस के खिलाफ है, उससे डील करता है। वजीर आजम के ऊपर अदम एतमाद के लिए 7 दिन का टाइम रखा गया है और ये आइन ने पाबंदी लगाई है। और किसी फैसले के लिए और किसी कानून साजी के लिए, इवन बजट के लिए भी टाइम लाइन नहीं है। अजलास बुलाने की टाइम तो है, टाइम लाइन नहीं है कितने वक्त के अंदर इसको ख़त्म करना है। इसलिए कि वजीर आजम के ऊपर जब अदम एतमाद आ जाती है तो वो फैसले करने की पोजीशन में नहीं रहता, उसका अखलाकी जवाज़ ख़त्म हो जाता है। उसको क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में डिस्पोज ऑफ होना है, उसके हक में जाना है या उसके खिलाफ जाना, ये बात का इशू है। तो आइन का तकाजा ये था और उसमें 7 दिन रखे गए थे। जिस दिन हमने असम्बली के सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा करा दी थी, डे 1 था, 8 तारीख थी। 7 दिन 15 तारीख को बनते हैं। 15 तारीख से पहले पहले इस पूरे अमल को डिस्पोज ऑफ होना चाहिए था। कि मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। और उसमें रखा गया कि 3 दिन पहले और 7 दिन तक, पहले 3 दिन ये कार्रवाई नहीं होगी या उस पर वोटिंग नहीं होगी। उसकी लॉजिक भी इसलिए रखी गई कि मुल्क भर से कानून साजों ने आना है, असम्बली मेंबरान ने आना है, उनको पहुंचने में अगर दुश्वारी हो, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई मेंबर रह ना जाए। इसलिए 3 दिन का क्वेश्चन रखा गया कि 3 दिन पहले उसकी वोटिंग नहीं होगी और 3 और 7 दिन के दरमियान उन 4 दिनों में डिबेट करके आपने ये अमल कंक्लूड करना था। ये आइन कहता है। स्पीकर साहब ने यह काम नहीं किया। फिर दूसरा था कि हमने असेंबली रिक्विजिशन के लिए आर्टिकल 54 के तहत अपोजिशन ने असेंबली रिक्विजिशन कर दी, स्पीकर साहब ने वो टाइमली नहीं किया। और मैं आज कौम से ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो हमारे ऊपर है कि जी हम OIC को सैबोटाज करना चाहते हैं और बड़ी उस पर लफ्ज़ बातें की गई, बड़ी फजूल किस्म की गुफ्तगू फरमाई गई। क्या कहा था उस दिन बिलावल साहब ने? बिलावल साहब ने कहा कि 21 तारीख को अगर स्पीकर ने हमारी करारदाद पेश ना होने दी तो हम असेंबली में धरना देंगे। क्यों? पहली बात तो यह है कि यह 15 से पहले पहले डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए थी, खत्म हो जाना चाहिए थे कार्रवाई जिस तरफ भी लगती। अगर नहीं तो 21 तारीख को क्या होना था? 21 तारीख को एक हमारी रवायत है कि अगर कोई मेंबर फौत हो जाता है तो उस मेंबर की फौतीदगी पे दुआ फातिहा होती है और हाउस 1 दिन के लिए एडजर्न हो जाता है। तो ये रवायत है। अगर 22 तारीख को OIC का इजलास था तो 15 तारीख से पहले पहले ये काम खत्म हो जाता तो हमारी तरफ से रुकावट तो ना होती। फिर हमने क्या कहा? 21 तारीख को गवर्नमेंट ने इजलास प्रपोज किया था। ये मैं आपकी यादाश्त जरा दुरुस्त फ्रेश करना चाहता हूं, रिफ्रेश करना चाहता हूं। 21 तारीख को प्रपोज था, इसीलिए हमने कहा कि उस दुआ खैर के बाद क्या होना, इजलास 11 बजे शुरू होता,
5 मिनट में तलावत होती, तर्जमा होता, अगले 3 मिनट में नात शरीफ होती, 2 मिनट के अंदर हदीस पढ़ी जाती, 10 मिनट की कार्रवाई, और उसके बाद स्पीकर साहब 8-10 सत्रों की एक सफ़े की एक करारदाद है जो 2 नहीं 3 मिनट में, 3 नहीं 5 मिनट में ख़त्म हो जाती। सो 15 मिनट की टोटल कार्रवाई थी। आज सारा दिन, आज के दिन यही होना था। आज सारा दिन हाल खाली था, आज सारा दिन कोई प्रॉब्लम नहीं था। दिन के किसी हिस्से में यह इजलास हो सकता था, इसी हाल में हो सकता, बाकी हाल मौजूद हैं वो भी अपनी जगह, वो आपको तस्वीर तारी आई, इसी हाल में सारा कुछ, और तजवीज़ था ऑलरेडी। और आपको याद होगा कि वजीर आजम साहब ने इसी पे कहा था सटपटा के, उन्होंने कहा जी 21 तारीख को इजलास होगा, 28 को वोटिंग होगी, मैं 27 को जलसा करूंगा, 10 लाख लोग लेके आऊंगा, एक दिन पहले वोटिंग से। वोटिंग मैंने तो नहीं कहा ना, वोटिंग से एक दिन पहले मैं 10 लाख बंदे लेके आऊंगा। तो ये तय था। ये तय करने के बाद किसने कहा कि आप विड्रा कर लें? हमने तो नहीं कहा। और उस पर बिलावल साहब का क्या नाजायज मुतालबा था? सिर्फ इतना कि 2 मिनट 2.5 मिनट अगर आप वो कर लेते हैं तो क्या आपने आइन सैबोटाज नहीं किया? आपने एक नहीं 2 दफा 2 आर्टिकल्स का आपने वायलेट किया, 2 दफा आपने इजलास अमन नहीं किया, अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसके बारे में तो अब पार्टियां फैसला करेंगी। लेकिन मैं कौम से यह भी पूछना चाहता हूं, ओआईसी हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, आलम इस्लाम इकट्ठा हो रहा है, सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। अल्लाह करे उम्मत मुसलमान अल्लाह फैसले कर सके। ये फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, ये कश्मीर के मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे फैसले करके उनकी आज़ादियों में उनकी मदद कर सके हम, और क्विकेस्ट उनकी जो तलखियाँ हैं वो ख़त्म हो सके। इस वक्त कश्मीर भी एक बड़ी जेल का दर्जा इख्तियार कर बैठा है, और उसके ऊपर मैं तो ओआईसी से आज गुजारिश करूँगा कि ओआईसी के मेंबरान को अर्ज़ कर सकते हैं कि आप अमलन आप कुछ कोशिश कीजिए, सारे यकसुई के साथ, सिर्फ मजम्मती करारदाद से आगे बढ़ के गुजारिश कर सकते हैं कि अब उस जेल को से जान छुड़ाइए। कश्मीरियों ने बहुत कुर्बानियाँ दे ली, फ़लस्तीनियों ने बहुत कुर्बानियाँ दे ली, और ये ओआईसी तो हम इसके बुलाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, और उसकी सजाएं पाने वाले हैं। हमें कहते हैं कि बिलावल साहब ने ओआईसी को धमकी दे दी है। बिलावल साहब ने सिर्फ ये कहा था कि आईने पाकिस्तान को आप फोल्ड करो, 21 तारीख तक आपके पास वो जो रिक्विजिशन है, सेकंड रिक्विजिशन, उसमें भी आपके पास 21 तारीख का टाइम है। मुझे बहुत एहतराम है ओआईसी का, मुझे बहुत एहतराम है अपने सारे मुसलमान मेंबरान का, लेकिन ये फरमाइए कि आईने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। मेरे लिए आईने पाकिस्तान सबसे मोहतरम है, और अगर आईने पाकिस्तान भी, उसके तकाजे भी पूरे होते हैं, ओआईसी की तैयारी भी होती है, हुकूमत का काम भी चलता रहता है, और आपको वायलेशन भी नहीं करनी पड़ती, तो फिर कौन सा अमर माने था? कसूरवार कौन है? मैं आज आपके इस फोरम से सारे मीडिया से भी गुजारिश करूंगा, ये हम पे एक सवाल उठा दिया गया कि जी पीपल्स पार्टी ने यह कह दिया, बिलावल साहब ने यह कह दिया। क्यों नहीं सारे दोस्त मिलकर यह कहते कि यह स्पीकर की बददयानती है? स्पीकर के ये ड्यूटी बाउंड थे कि 21 दिन के अंदर, 21 तारीख तक, आज के दिन वो इजलास में वो दुआए खैर कराते, दुआए खैर के बाद ये रेजोल्यूशन पेश हो जाता, वो एडजर्न करते, 25 को दोबारा समन हो जाता। यही हमारा तकाजा था ना। क्या गुनाह किया था हमने? इसके ऊपर एक हंगामा हो गया, और बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी भी इस हंगामे की नजर हो गए कि जी हाँ वो बड़ा गलत हो गया जी, वो ओआईसी के ऊपर एतराज कर दिया जी। हालांकि ये एतराज बनता ही नहीं था, ये तो 15 तारीख तक तय हो जाना चाहिए था, नहीं किया, आइन वायलेट हुआ। उसके बाद भी 21 को हमने क्या मुतालबा किया? आप अजलास बुला रहे थे तब मुतालबा किया, अजलास मुजव्वजा था तब मुतालबा किया, और मुतालबा क्या था कि एक रवायत की वजह से आइन वायलेट ना करो और दूसरी दफा ना करो। उस पर एक हंगामा हुआ। मैं आज वाजे करना चाहता हूं कि सिर्फ 2 मिनट का इशू था। और खान साहब का प्रॉब्लम क्या है? ये कहते थे कि मेरे खिलाफ तो जी 10 बंदे आ जाए, 50 बंदे मेरे खिलाफ उठ के खड़े हो जाए, मैं तो जी इस्तीफा दे दूंगा। और खान साहब आज सारा पाकिस्तान, कराची से लेकर यहां तक सारा मुल्क आपसे इस्तीफा मांग रहा है, असेंबली आपसे इस्तीफे मांग रही है। कितने लोग चाहिए आज बता दो। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ कितने लोग आपको आके इस्लामाबाद में कहें? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, कितने लाख चाहिए? उतने लाख लोग आपको खड़े होकर कह देते हैं कि खान साहब आज चांद छड़ दो। लेकिन आपने काम शुरू कर दिया कि जी मैं अवाम के पास जाऊंगा।
जलसे कर रहा हूं। जलसे करते हैं तो अब 6-6, 8-8 अजला से बंदे इकट्ठे करके और जलसा कर लेते हैं। बिलावल साहब ने कराची से इस्लामाबाद तक मार्च किया है और मार्च में हर शहर के अंदर, एक एक जिले के अंदर 4-4 जगहों पे जलसे हुए हैं, हर शहर के अंदर। और वहां क्या होता है, जब आप जाते हैं आगे लोग खड़े हैं, आप मुखातब होते हैं, वो लोग कानवाई का हिस्सा पीछे बनते हैं। कानवाई में जो लोग होते हैं वो रुक के जलसे में शामिल नहीं होते, वो वहां लोग खड़े हैं, आप उनसे मुखातब होकर आगे निकल गए 10, 15, 20 मिनट में, अगले शहर गए, उससे अगले शहर गए। एक एक शहर जिले के अंदर उन्होंने 4-4 जलसे किए हैं, एक एक दिन में उन्होंने पूरी पूरी डिवीजन भुगताई है। खान साहब आप हमें कहते हैं, हम तो आपको कह रहे थे कि दे इस्तीफा, तोड़े असेंबली और आ जाए मैदान में। अगर आपको गुमान था तो कर लेते ऐसे, लेकिन खान साहब आपका मसला यह है, वो कहते हैं ना जी पंजाबी में कि इमरान तेरा कोई हाल नहीं, बंदा कोई तेरे नाल नहीं। इमरान तेरा कोई हाल नहीं, बंदा कोई तेरे नाल नहीं। हुण जान छड़ दे कौम दी यार, मुक गया तेरा शो इमरान, गो। और ये भी है कि मैं बड़ा स्पोर्ट्समैन, आइए ना जी, मैं जी बड़ा स्पोर्ट्समैन हूं, बड़ा स्पोर्ट्समैन हूं। ओ भाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये भी होती है कि शिकस्त आ जाए, हार आ जाए, हार आ जाए तो हार को ऑनरेबल अबरूमंदाना तरीके से कबूल करते हैं। वो छोटे बच्चों की तरह जिद्दे नहीं करते, उस पर रौंदियां नहीं मारते। आप तो कहते मैं बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन हूं, और खान साहब आप कहते थे मैं एक बाल से मैं 3 विकेटें गिराऊंगा। वैसे तो क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खान साहब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको चंद बालों से इतनी परेशानी हुई, हवास बागता हुए हैं, ये हिट विकेट हो गए हैं। हम कहते थे ना कि खान साहब को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपनी जबान से गिरेंगे, ये अपने अमलों से गिरेंगे, अपनी जमात के अंदर से टूटेंगे। और आज इमरान खान आप क्रिकेट की नजर में या क्रिकेट की इस्तिलाह में हिट विकेट हुए हैं। हम तो आपको अदम एतमाद के जरिए कर रहे थे ना, आप बड़े क्रिकेटर बनते हैं। ओ भाई, आज लोग हमसे सवाल करते हैं, आप कहते थे जी बिजली महंगी हो जाए तो वजीर आजम चोर है, गैस महंगी हो जाए तो वजीर आजम चोर है। आज लोग हमसे पूछते हैं कि जनाबे वाला ये खान साहब से जरा पूछ दें, तो मैं आज आपके तवज्जुह से उनसे पूछना चाहता हूं कि जनाब ये बताएं कि बिजली महंगी हो तो चोर किसको कहना है। आप तो नाराज हो जाते हैं ना जी खान साहब, तो ये बता दें ना कौम को। इसी तरह गैस महंगी हो तो चोर किसको कहना है, तेल महंगा हो तो चोर किसको कहना है, चीनी महंगी हो तो चोर किसको कहना है वजीर आजम साहब, दालें महंगी हो तो चोर किसको कहना है जनाब, आटा महंगा हो तो चोर किसको कहना है जनाब, दवाई महंगी हो तो चोर किसको कहना है जनाब। नौजवान पूछता है कि मुझे रोजगार मेरा छीन लिया, मैंने चोर किसको कहना है। इस मुल्क का किसान पूछता है कि मुझे खाद महंगी मिल रही है, मैंने चोर किसको कहना है। वजीर आजम साहब वो कहता है मुझे पेस्टिसाइड बहुत महंगी और 2 नंबर मिल रही है, मैंने चोर किसको कहना है। वो कहता है मुझे बीज सस्ता नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा है, मैंने चोर किसको कहना है। बताएं तो सही ना, आपको तो चले हम आपको नहीं कहते, आप सिर्फ ये बता दें किसको कहना है। इसीलिए मैंने कहा ना कि इमरान तेरा कोई हाल नहीं, बंदा कोई तेरे नाल नहीं। हूं छड़ दे इसको अमरी जान, और ऑनरेबली अगर तुम इस अमल से निकल गए होते तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता। एहतसाब का आखिरी गुजारिश है कि एहतसाब का बयानिया, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब तो लोग कहते हैं ना कि हम नहीं निकाल रहे इमरान साहब। वजीर आजम साहब, आज सारी कौम का तकाजा है कि आपको फारग कर दिया जाए, आपको इस मुल्क से। मैं तसल्ली से आपको कह रहा हूं, हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं कदू जान छुड़ाओगे दे को, कदू जान छुड़ाओगे इस हुकूमत को। अब जान छूटने के दिन आ गए हैं, और आखिरी गुजारिश ये है, ये बड़े चैंपियन बनते थे एहतसाब, आज भी यही खड़े हैं, आज भी कंटेनर पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, उससे उतरे नहीं है 4 साल हुकूमत में रहने के बाद भी। और आज भी कहते हैं कि जी मैं नैब के जरिए इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपने पिछले 4 साल में एहतसाब में क्या किया। और आज मैं इस मुल्क के जिम्मेदारान से भी सवाल करता हूं, नैब का चेयरमैन आज किस हैसियत में बिठा के बैठे हो। वो तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए आपने उसको एक्सटेंशन दी थी, एक्सटेंशन भी नहीं है, उनके पास करंट चार्ज है, वो ऑर्डिनेंस गुजर चुका है। आज नैब चेयरमैन क्यों बैठा है। और फिर वजीर आजम साहब, आपकी आईनी जिम्मेदारी थी कि नैब के चेयरमैन की मुद्दत मुकम्मल होने तक आपने उससे कबल या फिर उसके फौरन बाद, पहले तो कबल, उसके ऊपर प्रोसेस शुरू करना था नए चेयरमैन की तकर्री का। आज तक नहीं किया, 5 महीने हो गए, आज तक भी वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। कौन करेगा।
इदारों से आप लड़ते हैं, कानून साजी आप नहीं करने देते, इलेक्शन कमीशन से आप लड़ते हैं, वो आपको इलेक्शन में जाने से रोकते हैं, आप उनको वायलेट करते हैं। पाकिस्तान का कैसा वजीर आजम है? असेंबली को बेतौकीद करता है, इलेक्शन कमीशन को बेतौकीद करता है, नैब की हैसियत कोई नहीं छोड़ता। FIA को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, बशीर मेमन साहब ने उसकी तफसील सारी कौम के सामने रख दी है। मीडिया को हमें कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हमारे एंकर और साथी और मीडिया मालकान खुद चीख चीख के कहते रहे, ये खुफिया अंदर बैठ के नहीं कहते थे, अपने प्रोग्रामों में कहते रहे कि जितनी कदगरें आज हम पे हैं इससे पहले नहीं थी। फीका ऑर्डिनेंस हम नहीं लाए खान साहब, आप खुद लेके आए हो। हाँ, आज खान साहब जो लेके गए हैं, रेफरेंस लेके गए हैं 63A का, इसके ऊपर भी गुजारिश करनी है। देखिए, आइन के अंदर वजीर आजम किसी जमात का, अक्सरियत का वजीर आजम होता है ना, एक अक्सरियती जमात का वजीर आजम है, आपने उस वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद करनी है। आइन आपको इजाजत देता है ना, अदम एतमाद की एक प्रोविजन है कि अगर वजीर आजम अपना काम करने में नाकाम हो जाता है, उसकी जमात के लोग या अपोजिशन समझती है तो उसके खिलाफ अदम एतमाद आ सकती है, ये आइन कहता है। अब अगर उसकी मेजॉरिटी है और उसकी जमात से लोग नहीं उसको अपोज करते, तो फिर तो वो कभी उसके खिलाफ अदम एतमाद होगी नहीं, फिर इस प्रोविजन की जरूरत क्या है? और अगर ऐसे हो कि 63 की जिस तरह इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि कोई गलती, कोई कैसा, कोई अपना ओपिनियन दिए बगैर आप उनको सजा देने की बात करें, वो ऐसे सजा हो ही नहीं सकती। लेकिन आप आर्टिकल 63 के सहारे क्या करना चाहते हैं? अगर तो वजीर आजम साहब ये समझते हैं कि कोई मेंबर उनको अपोज करे, वो उसके बारे में एक खत लिखेंगे और स्पीकर आगे भेज के उसको डी-सीट करा देगा, तो फिर तो वजीर आजम कोई 100 साल जब तक जिएगा वजीर आजम ही रहेगा, उसको हटाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये आईनी तकाजा है भाई, आइन के तहत चल रहे हैं आप। 63 के सहारे या 64 के सहारे, या अब एक ही सहारा था वो भी आपसे छिन गया। आपको दुआ दारू करें। और मैं फिर आज आपको मशवरा दूंगा खान साहब, हार में भी इज्जत होती है, आबरू के साथ चले जाते तो हार शायद इतनी जिल्लत वाली ना होती। लगता यूं ही है आपका दिल करता है, मैं अब चले कान से पकड़ के तो कहता नहीं हूं वजीर आजम है, लगता है आपका दिल करता है कोई आपको कॉलर से ये पकड़ के निकाले, और अब कॉलर से पकड़ के ही आपको ये पार्लियामेंट निकालेगी यहां से इंशाल्लाह। खैर साहब, जो ये मामला दोनों आपने डिस्कस किए, स्पीकर वाला भी और 63 वाला, ये तो कोर्ट में चले गए, ये सब मामला तो नहीं। हमेशा आप लोग यही कहते थे कि इसके ऊपर हम बात नहीं करते। नहीं, मैंने 63 के बारे में सिर्फ इतना कहा कि इसके सहारे तुम बच नहीं सकते, और स्पीकर का जो इशू है तो वो मैं कह रहा हूं उसका वो इशू वहां नहीं है। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 14 दिन का, वहां 21 तारीख का इशू है। मैं तो 21 की बात ही नहीं, पहले मैं तो 15 तारीख की बात कर रहा हूं कि वजीर आजम का, और अटॉर्नी जनरल ने भी ये माना है, और जो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की क्लास है वो इंडिपेंडेंट क्लास है और वो 7 दिन का तकाजा करती है। मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूं, और मैं समझता हूं अगर अदलिया बेहतर समझेगी, अदालत आलिया, तो वो इस मामले को भी जरूर देख लेगी रेफरेंस के साथ। अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया, तमाम सियासी लीडरों को उन्होंने जेल में डाल दिया। अब जो सियासी फिजा बदली है और इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की जो कामयाबियां नजर आ रही है, तो ये क्या आप इसका क्रेडिट पाकिस्तानी अवाम इसका क्रेडिट सियासी जमातों को दे या बाजवा साहब और नवीद अंजुम साहब को दे? क्योंकि उसकी न्यूट्रलिटी के बगैर तो आप सियासी जमातें हिल नहीं सकती। देखिए, मैं ये आपका सवाल है, मैं उस सवाल को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। अगर ऐसा है, अगर आपका ख्याल दुरुस्त है कि पहले मुदाखलत होती थी अब नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे, तो ये एक अच्छा अमल है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह करे ये आदत पक्की हो, यही हम चाहते हैं ना कि सारे इदारे आइन के तहत काम करें। तो इसको मैं तो क्या समझता हूँ, मैं उनको सवाल रिस्पॉन्ड कर लूँ। जो बात है वो तो एक अच्छा अमल है, मैं उसको एक अच्छे जस्टिस के तौर पर लेता हूँ। हमने तो खान साहब को कोशिश की कि वो चले, क्योंकि मुल्क के हालात बड़े गंभीर हैं,
लेकिन उन्होंने हर आने वाले दिन में सिवाय गालियों के, गलोच के और इस तरह के और पाकिस्तान को बड़े क्राइसिस में ले जाने के, इकोनॉमी के ऊपर बेशुमार चीजें हैं जिनका अब जिक्र करना मैं समझता हूँ वक्त का ज़या होगा। ये तो कहते थे मैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बगैर, लोकल गवर्नमेंट के बगैर जो है वो हुकूमत ही मुकम्मल नहीं होती, डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं होती। क्या किया इन्होंने? इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं कराया, पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं कराया, आए तो उन्होंने आके लोकल गवर्नमेंट तोड़ दी, आज तक वहां लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हुआ। केपी में पहला फेज हुआ है, अभी दूसरा फेज अब होने लगा। कितना अरसा गुजर चुका है। हमने सिंध के अंदर उनके टर्म भी पूरी कराई थी, नया लॉ लाए हैं, उस पर कुछ लोगों को, कुछ जमातों के रिजर्वेशन थे, वो भी हमने हल किए हैं। तो हम तो उसके साथ हैं, लेकिन क्या इन्होंने किया है? क्यों ना इनको निकाल दिया जाए? यही लोग कह रहे हैं ना, कि यही हम कह रहे हैं कि इमरान तेरा कोई हाल नहीं, बंदा कोई तेरे नाल नहीं, बच जाओ। अब आ जाते सुहेल ले ले फिर इसको आप। आपने आइन की बात की, आप मिनिस्टर भी रहे, आप ये हमें बताएं कि जब टाइम बार हो गया, उसके बाद 21 के बाद लग रहा है, अब जितनी कानून साजी होगी क्या ये जायज होगी या सही होगी? एक तो इसका बताएं, क्योंकि वो टाइम फ्रेम से बाहर निकल गई है। दूसरा ये कहा जा रहा है या देखने में आया है कि बिलावल भुट्टो साहब ट्रैप हो गए हैं दूसरी जमातों के कहने पर। उन्होंने एक ओआईसी के हवाले से एक बात कही, इस पर आप देखिए, ओआईसी के बारे में जो बात उन्होंने कही वो ऐसे नहीं थी, मैं उसकी वजाहत कर चुका हूं। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम 2 मिनट मांग रहे हैं, आइन हमारा सुप्रीम है, हर चीज से सुप्रीम है सिवाय कुरान के। बाकी तो पाकिस्तानी आइन हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए दुनिया की हर बाकी चीज से वो ज्यादा सुप्रीम है। और हम क्या कह रहे थे कि अगर आप 2 मिनट में एक रेजोल्यूशन पढ़ने थे स्पीकर साहब, जो 21 तारीख आज के दिन होना था, मुजव्वदा इजलास में होना था, अगर वो इजलास ही नहीं बुलाया गया, सुहेल मियां, वो इजलास ही नहीं बुलाया गया तो हमने क्या करना था? सो उस बारे में एक बात ये थी कि गवर्नमेंट बार बार, कभी सिंध हाउस पे हमले होते हैं, कभी लोगों पे हमले होते हैं, कभी हम पे इल्जाम लगते हैं। हमने पीसफुल मीन से अपना एक राइट एक्सरसाइज किया है। उसके बाद कभी थोड़ी सी बात गुस्से में निकल जाती है, लेकिन उसका कतन ऐसा तकाजा नहीं था। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि वो प्रोसेस चले, रवायत भी चले। और उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर हम धरना देंगे। वही उसका मकसद एक प्रेशर बिल्ड करना था। वो लेजिस्लेशन वाला टाइम तो नहीं, वो उसके बारे में कोई लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे। क्या तय हुआ है कि अगला सदरी आ जाती है तो अगला टेन्योर कितना हुकूमत गुजारेगी? 3-4 माह आप लोग तो कह रहे थे कि मुद्दत पूरी करें, काफ लीग भी कह रही मुद्दत पूरी करें, नून और मौलाना कह रहे थे कि 3-4 माह के अंदर इंतखाबात हो, तो तय क्या हुआ है? देखिए, हमारा सारी जमातों का ये नुक्ता नज़र था। पीपल्स पार्टी ने भी कभी नहीं कहा कि मुद्दत पूरी करें। पीपल्स पार्टी हमेशा कहती थी कि कौन होगा जो इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों की बदौलत उन्होंने जो मुल्क के अंदर तबाही फैली हुई है, अब इस बैगेज को कौन उठाएगा? इसी के ऊपर शायद शहबाज साहब ने भी इसी पे बात की, लेकिन जरदारी साहब का भी यही व्यू था। और हम चाहते थे और चाहते हैं कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में अगली गवर्नमेंट जो है वो अगले इलेक्शंस के लिए कानून साजी करे और कलेक्टिवली सारी जमातें इकट्ठी होकर बैठ के वो कानून साजी करके इलेक्शन का इनेकाद हो। लेकिन अगर उसमें कुछ मुद्दत थोड़ी आगे जाने का या कुछ और एजेंडा ऐसा है, मुझे उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मेरा मैंडेट भी नहीं है और मेरे पास कोई इतला भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसी सूरत हाल हुई जो इंतहाई ज़रूरी सूरत की हो सकती है, जिसके बारे में शायद मेरे ख्याल में शायद ऐसा ना हो, लेकिन इंतहाई ज़रूरी हो सकती है, तो वो सारी क़यादत बैठ के इसके ऊपर फैसला कर लेगी। मैं फिर आपके पास बैठा हूँ जी, मैं जाएगी जो जिस पे आजकल सुप्रीम कोर्ट भी गई है, उसमें 12 आगे चलने वाले। मैं असल में आपसे समझना ये चाह रहा हूँ कि जब हुकूमत के लोग तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे और वज़ीर आज़म चले जाते हैं, नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा, तो जो लोग फिरोज क्रॉसिंग करके या तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करते हैं, क्या ये उसमें भी वोट डाल सकेंगे? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि अगर कोई मेंबर ऐसा करता है तो उस पार्लिमानी पार्टी का सरबराह, वो तो ठीक है, वो तो ये सारा मरना 2-3 दिन का इलेक्शन में चला 2-3 दिन का नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको समन करना है, 1 माह का है। 1 माह का। तो एक माह से बहुत पहले अगले लीडर ऑफ द हाउस का फैसला हो जाएगा। नहीं, वो उसमें एज लॉन्ग एज ए मेंबर इज मेंबर, ही हैज राइट टू वोट, वो ही हैज राइट टू वोट। सिंध हाउस में
नहीं, बिल्कुल नहीं जी। जो जो इन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस पे किया था और जो इन्होंने बाद में सिंध हाउस पे किया, उसने तो साबित किया ना कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे, हमारे उन साथियों के तहफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त थे कि उनके ऊपर हमले किए गए। मैं आज आप सारी कौम से पूछता हूँ कि जिस दिन उस दिन पार्लियामेंट लॉजिस पे जब पुलिस गर्दी हुई, चढ़ाई की गई, वहाँ क्या था? 10-12 बंदे थे ना उनके पास असला तो नहीं था, वो मुसल्ला तो नहीं थे, उन्होंने किसी लाज पे जाके कोई नारे तो नहीं मारे, वो प्रोसेस के तहत गए थे। ये कहना कि वो अंसारुल इस्लाम के हैं और उन्होंने पीले रंग के कपड़े पहने थे, किस मेंबर के मेहमान नहीं आते? क्या पीटीआई के मेहमान नहीं आते? पीपल्स पार्टी वालों के मेहमान नहीं आते? मुस्लिम लीग वालों के मेहमान नहीं आते? वहां सारा दिन लोग आते रहते हैं। उनके लोग आए तो उस पर एतराज हो गया। क्या उनमें लोग वांटेड थे? क्या किया था उन्होंने? यही काम आपने यहां सिंध हाउस में कर दिया, वहां पे आके गुंडागर्दी कर दी। तो और हुकूमत कह रही है खुले खुले, सरेआम कह रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम फलां कर देंगे। आज वजीर आजम क्या कह रहे हैं? वो तो थ्रेट कर रहे हैं कि उनके बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे, उनकी शादियों में नहीं जाने देंगे, फलानी कर। ऐसी सूरत हाल में क्या प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? क्या तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना चाहिए? जिनसे इस्लामाबाद पुलिस से हमने तहफ़्फ़ुज़ मांगना है, इस्लामाबाद पुलिस तो खुद उनके अपने साथ हाथ मिलाए बैठी है। सो उसमें सिंध हाउस में वो लोग थे, हमारे अपने मेंबरान भी थे, वो अकेले वो नहीं थे। और वो अरकान हैं, वो मेंबरान कौमी असम्बली हैं, उनकी इंटाइटलमेंट है। मैं साबिक मेंबर हूं, मेरी इंटाइटलमेंट है, मैं भी अगर किसी हाउस में जाकर ठहरना चाहता हूं और वहां उसका रेंट पे करता हूं, ठहर लेता हूं। क्या जुर्म है इसमें? देखिए, स्ट्रेटजी तो बनाएगी क़यादत उस वक्त, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये इस हद तक मतलब नीचे जाने की कोशिश करते हैं, इस हद तक गिरते हैं, तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। हम 100 या 190, 195 या 200 बंदा हम खड़े होकर बता देंगे कौम को, ये गिन लीजिए ये बंदे हैं। और उसके बाद मैंने कहा ना, अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि हमें कॉलर से पकड़ के कहना पड़े जी जाइए अब। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि हर गेम के अपने असूल होते हैं। बुर्दबारी के साथ, हौसले और हिम्मत के साथ शिकस्त आ जाए उसको भी कबूल करते हैं। अच्छा खैर साहब, आप ये बताएं कि अगला आप कर लीजिए। अभी आपने बात की सिंध हाउस की और वहाँ के अरकान की। अगर मुनर्रफ अरकान अपने ज़मीर की आवाज़ पे जो है वो अपोजिशन के साथ शामिल हुए हैं, तो उनको चुपने की क्या ज़रूरत थी? और पीपल्स पार्टी को इस बात से इनकार करने की क्या ज़रूरत थी कि वो लोग सिंध हाउस में नहीं हैं, जो कि बाद में वहीं पे निकले? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी ने कोई इनकार नहीं किया। गिलानी साहब को सब इल्म में ना होगा, यानी लाजम नहीं है कि मेरे इल्म में हर चीज़ हो। वहाँ पे मेहमान ठहरे हैं, गिलानी साहब को सिंध हाउस के बारे में तो डिटेल नहीं पता होगा ना, वहाँ कौन ठहरा है कौन नहीं ठहरा। आप मुझसे पूछे आज कौन है, मुझे तो नहीं पता होगा, मैं कोई वहाँ की लिस्ट तो लेकर नहीं बैठता ना। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप फरमाइए, मैं तो उसकी अभी जवाब दे के बैठा हूँ कि सिंध हाउस में बैठे हुए तो हमला हो जाता है, वहाँ मेहमान आते हैं तो हमला हो जाता है पार्लियामेंट लॉजेस में, और फिर भी आप कहते हैं कि वो लॉजेस में रहते हैं। फिर भी आप समझते हैं कि उनको इस्लामाबाद पुलिस प्रोटेक्ट करती, ये अब तकाजा करते हैं, तो आप हक रखते हैं, कर सकते हैं जी। ऐसा ये बताइएगा कि आपने स्पीकर के हवाले से अच्छा एहतियात किया, 4 दिन हमारे से पहले लोग कार्रवाई करनी थी। एक तो सर ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पीकर के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रही है? और दूसरा, क्या पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के तहत स्पीकर के खिलाफ कोई कार्रवाई की कोशिश, दरख्वास्त अमल करेगी? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जी। हमारे मुल्क के अंदर आइन को कुछ नहीं समझा जा रहा, और आइन को वायलेट करने के ऊपर अगर एक साबिक सदर के ऊपर कार्रवाई हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती? ये होना एक बदकिस्मती है कि आज स्पीकर जो है वो अपना वकार, इस असम्बली का वकार, इस जमहूर का वकार जो है उसको दाव पे लगा के सिर्फ अपनी नौकरी पक्की कर रहा है। मैंने अर्ज किया क्यों ना। बाकी अमल जो है अपने हिसाब से चलता रहना चाहिए। और कानून जनरल ने वहाँ एक इशोरत भी दी कि तमाम अरकान जो वोट डालना चाहेंगे, अपना हक इस्तेमाल करना चाहेंगे, उनको नहीं रुकाएगा, इसमें कोई इशोरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर अपनी किसी भी जाली रूलिंग के जरिए, किसी भी जालसाजी के जरिए या किस हद तक गिर सकते हैं, बहुत हद तक गिर जाए फिर क्या होगा? क्योंकि नजर ये आ रहा है कि वो गिरने को तैयार है।
देखिए, पहली गुजारिश ये है कि जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस होती है ना, वो ये है कि हाउस के फ्लोर के ऊपर जो डिबेट हो रही होती है, स्पीकर को भी ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट ऑटोनमस है और स्पीकर इसके कस्टोडियन है, लेकिन स्पीकर को कानून से मावरा फैसले करने का इख्तियार नहीं है। अगर वो आइन वायलेट करते हैं तो मेरी दानिश में वहाँ पे आइन वायलेट करने के खिलाफ आप कहाँ जाके दुहाई कर सकते हैं? अब यकीनन सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, वही फोरम है, वही करना चाहिए। और ये मामला वहाँ एजिटेट हुआ भी है। और दूसरा, आपने खुद फरमाया कि एक जली किसी तरीक़ाकार से, किसी धौंस धांधली के, किसी 2 नंबर तरीके से अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो जो होगा ही 2 नंबर, जो होगी धांधली, जो होगा ही जैलसाजी, तो उसको मानना हम पे कोई वाजिब नहीं होगा। फिर हम कौम के सामने, मैंने अर्ज किया कि हमारे पास वो एक रास्ता मौजूद है, बाकी सारी क़यादत बैठ के इसके ऊपर फैसला कर लेगी। अच्छा खैरा साहब, ये बताएं आखिरी बात कि क्या आपको ये नहीं लग रहा कि पीटीआई जब देख रही है कि मैदान से वो हार चुके हैं, तो वो तीसरी कुव्वत को किसी न किसी तरीके से दावत दे रहे हैं कि हम नहीं तो कुछ नहीं? देखिए, उनकी कोशिश तो यही है ना, वो छोटे बच्चे होते थे ना, वो जब जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं तो वो अल्टीमेटली अपने खिलौने तोड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम नहीं खेलते तो कोई भी नहीं खेलेगा। वैसे उसकी और बड़े फजूल सी मिसाल है। तो मेरा ख्याल है उनकी कोशिश तो यही है, लेकिन पाकिस्तानी कौम भी ऐसा नहीं करने देगी उनको, हमारे इदारे भी नहीं करने देंगे और हम भी नहीं करने देंगे। थैंक यू। हेलो हेलो, नहीं महंगाई है जी आ रही है। सुनो फैसल भाई, वो उसके पास है, उसने तो पहले दिन हाँ, से हाँ। चाय पानी सब रख दिया था। आप समझे, अभी आप समझ गए होंगे कि चाय से 7 बजे अभी 7 तो होने लगे हैं। क्या है? कर लीजिए। कल चाय की आप नहीं करो। 7:20 पे। खैरा साहब, लगता है कि हमारे चेयरमैन सिंह